हेलो नमस्कार। कैसे हैं? सही हैं आप लोग? चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए हम लोग अब चलते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ और सॉरी बायोलॉजी की तरफ। और बायोलॉजी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे, उसको अब हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू में यह प्रश्न लगभग आपको 129 तक हो चुका था। यह प्रश्न आपको 129 तक हो चुका था। अब 129 से अब थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ेंगे। 129 से अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो थोड़ा सा समरी कर दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप 127 नंबर प्रश्न जान रहे हैं। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ है। सबसे पहली बात कि ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता सकते हैं? C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। लेकिन इसमें से कह क्या रहा है कि कार्बन कितने अणु, कार्बन के कितने अणु है। यहां से दिख रहा है कि यहाँ कार्बन के कितने अणु दिख रहे हैं, तो कार्बन के 6 अणु दिख रहे हैं। कितने अणु दिख रहे हैं? 6 अणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। मतलब किनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं होता है। जैसे कि मानव के बारे में बात करते हैं तो मानव के लिए खाने और निकालने, इन दोनों के लिए अलग अलग स्थान होता है। लेकिन एक ऐसा जीव होता है जिसका नाम है अमीबा, जिसका नाम है अमीबा। अमीबा में एक ऐसा चीज है जिसको खाने और निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई एक विशेष अंग की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है ना? तो अपना कुछ भी कार्य करता है तो वो किससे करता है? कूटपादों के द्वारा, अर्थात मुख के द्वारा। तो यहाँ पर कह रहा है कि विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है। किसके उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमीबा के नहीं है। आइए बात करते हैं अब मनुष्यों में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो जैसे बात करते हैं उत्सर्जी अंग से रिलेटेड, अभी जस्ट हमने बात किया था अमीबा को लेकर उत्सर्जी अंग। तो इसी तरह मनुष्यों के बारे में कहा कि मनुष्यों में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आप तो जानते हैं कि मनुष्यों में उत्सर्जी अंग के बारे में बात करते हैं तो यह यकृत, यकृत को ही हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर की इकाई अर्थात लीवर को, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है जानते हैं आप लोग? बताओ, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यह लीवर एक प्रकार का क्या है? यह उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। फिर बात करता है विक। विक को क्या कहते हैं? किडनी। विक को ही हम लोग कहते हैं किडनी। अच्छा, विक की इकाई को क्या कहते हैं? विक की इकाई क्या कहलाती है? द यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, है ना? चलिए अब बात करते हैं फिर। तो कहीं ना कहीं विक भी अर्थात किडनी भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है ना? अब बात करते हैं ये फेफड़ा। फेफड़ा का भी काम क्या होता है? फेफड़ा की फेफड़ा के बारे में बात करते हैं तो फेफड़ा को, फेफड़ा की इकाई को क्या कहते हैं? अर्थात फेफड़ा को अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। लंग्स की इकाई क्या कहलाती है? एल्वोलाई, है ना? क्या होता है? एल्वोलाई। क्या होता है? एल्वोलाई। तो यहां पर बात कहा कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का विशेष उत्सर्जी अंग है। मतलब एक विशेष प्रकार का उत्सर्जी अंग कौन दिख रहा है? यह फेफड़ा दिख रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अग्नाशय का, जब हम बात करते हैं अग्नाशय, तो अग्नाशय ये कोई मेरा विशेष अंग नहीं होता है। अग्नाशय मेरा विशेष अंग नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अग्नाशय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अग्नाशय आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आगे और 130वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 130वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। 130वां नंबर प्रश्न कहा, आइए प्रश्न ये रहा। अब बात करते हैं कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है ना? क्या कहा? रेजिन। रेजिन के बारे में बात कहा कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो रेजिन से रिलेटेड बात करते हैं। क्या कह रहा है? रेजिन। तो आपको पता है कि रेजिन एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन कैसा पदार्थ है? तो रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि रेजिन कैसा पदार्थ है? तो रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन कैसा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसमें कहा कि रेजिन किससे निकलता है? यह जो रेजिन है यह किससे निकलता है? तो रेजिन से रिलेटेड बात करते हैं। रेजिन किससे निकलता है? क्या वह कनेल से निकलता है? आप जानते हैं कि कनेल के पौधे से उजला दूधिया कलर का पदार्थ निकलता है। कनेल के पौधे से उजला दूधिया कलर का पदार्थ निकलता है। उसको लैक्टिस के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? लैक्टस।
वह जब मुंह में लग जाता है वो थोड़ा मीठा होता है ना। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर रेजिन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? रेजिन के बारे में। तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? यहां से कनेल तो बिल्कुल नहीं होगा, कनेल तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या है? पीपल, पीपल से भी वह नहीं होता है। क्या? वह पीपल भी नहीं होता है, पीपल भी नहीं होता। लेकिन जब वहीं पर बात करते हैं चीर, वहीं पर जब बात करते हैं चीर, तो यह रेजिन किससे निकलता है? तो यह रेजिन चीर से निकलता है। रेजिन किससे निकलता है? चीर वाले पौधे से निकलता है। रेजिन किससे निकलता है? चीर वाले पौधे से रेजिन निकलता है। और रेजिन एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? क्या कहा? अमीबा में पोषण। किसके बारे में कह रहा है? तो अमीबा का पोषण। क्या कह रहा है? अमीबा का पोषण। क्या कह रहा है बाबू? अमीबा का पोषण। तो इसमें क्वेश्चन कहा कि अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं, जो अमीबा जो अपना पोषण करता है, अमीबा जो अपना पोषण करता है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वह कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, और उसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक नहीं है। तो सीधी सी बात करते हैं। तो अमीबा क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता ही करता है। अमीबा अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा क्या करता है? अंतःग्रहण करता है। फिर साथ ही साथ अमीबा के अंदर पाचन की भी क्रिया होती है, वह बहिष्करण भी करता है, वह बहिष्करण करता है, लेकिन वह अपघटन की क्रिया नहीं करता है। अमीबा क्या करता है? अपघटन की क्रिया अमीबा से नहीं होती है। क्लियर हो गई? अमीबा में अपघटन की क्रिया नहीं होती है, यह बात ध्यान रखना। तो अमीबा में होती कैसी क्रियाएं हैं? तो अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, लेकिन यहां पर अपघटन की क्रिया अमीबा में नहीं होती है। तो इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर है हो जाएगा इसका बहिष्करण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बहिष्करण, सॉरी हाँ अपघटन। इसका आंसर हो जाएगा अपघटन। क्या आंसर हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 133वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 133वां नंबर प्रश्न कहता क्या, जरा देख लेना कि श्वसन क्रिया विधि में क्या कह रहा है कि श्वसन किसकी क्रिया विधि? तो श्वसन की क्रिया विधि। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि, क्या आप बता सकते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि किसके अंतर्गत आते हैं? ये सजीव के 5 लक्षण के अंतर्गत आते हैं। सजीवों के जो लक्षण होते हैं उसी के अंतर्गत यह चीज आता है जिसका नाम है श्वसन। क्या है? श्वसन। आइए बात करते हैं श्वसन के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि श्वसन की क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का, भोज्य अणुओं का, देखिए अब बात करते हैं जब कोई भी वस्तु होता है या कोई भी जीव होता है, थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखेंगे। क्वेश्चन कहा कि श्वसन की क्रिया विधि, तो श्वसन कौन करेगा? तो सजीव करेगा। श्वसन कौन करेगा? श्वसन सजीव करेगा। क्या करेगा? श्वसन सजीव करेगा। श्वसन कौन करता है? सजीव करता है। तो उसमें क्या कहा कि उसकी क्रिया, श्वसन की क्रिया विधि में भोज्य अणुओं में क्या होता है? भोज्य अणुएं क्या होती है? भोजन करने वाले में जो अणु होते हैं वो क्या हो सकते हैं? उनमें से कहा क्या हो सकता है भोजन में? तो सबसे पहले बात करते हैं तो श्वसन, तो श्वसन के अंतर्गत तो बिल्कुल, तो श्वसन के अंतर्गत संश्लेषण होगा। श्वसन में संश्लेषण होता है, श्वसन में दहन होगा। लेकिन जैसे ही सांस लेते हैं भोज्य पदार्थों का, क्या करते हैं? सांस लेते हैं। देखता होगा जनरली हम खा लेते हैं इतना, क्या हम खा लेते हैं? इतना इतना खा लेते हैं, और इतना खा लेने के बाद हम लोग जाके सो जाते हैं। तो ऐसा महसूस होता होगा कि हमको पछता नहीं खाना है, हमको पछता खाना नहीं है, हमको खाना नहीं पछता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने क्या किया? श्वसन की क्रिया सही ढंग से नहीं ली। श्वसन की क्रिया हमने वहां पर क्या किया? श्वसन की क्रिया हमने सही ढंग से नहीं किया। अब जहां पर हम श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा। हमारा खाना पचेगा वहां पर, तो हमारा खाना नहीं पचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन के अनुसार कि श्वसन की क्रिया विधि में खाना का क्या, यहाँ खाना का मतलब यहाँ पर क्या है? भोज्य पदार्थ के जो अणु होते हैं, भोज्य पदार्थ के जो यहाँ पर अणु होते हैं उनका क्या होना चाहिए? श्वसन क्रिया के दौरान भोज्य पदार्थ के अणुओं का क्या होना चाहिए? विघटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विघटन होना चाहिए। अब विघटन तो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। इसीलिए ध्यान रखना कि एक नेचुरल वे में अगर कोई भी इंसान कहता है कि अगर खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद कम से कम 200 कदम टहलना चाहिए। अगर आप टहलते नहीं हो तो आपका खाने का विघटन, भोज्य पदार्थों का आपका विघटन नहीं हो पाएगा। भोज्य पदार्थों का विघटन नहीं हो पाएगा तो आपको बदहजमी होगी।
गैस बन जाएगा, है ना। तो इसलिए यह बात को ध्यान रखना है कि श्वसन की क्रिया में भोज्य अणुओं का क्या होता है, श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, भोज्य अणुओं का क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 133वें नंबर प्रश्न क्या कहते हैं जरा समझना। रक्त जमने में, क्या कहा, रक्त जमने में। आइए बात करते हैं रक्त जमने में। आपको ऑलरेडी पता है कि रक्त जमने में, रक्त कब जमता है पता है, रक्त कब जमता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है। विटामिन के की अगर शरीर में आपको कमी हो गई तो आपको रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो इसका मतलब क्या कि रक्त का थक्का, इसका मतलब क्या, विटामिन क्या होना चाहिए, विटामिन के आपके अंतर्गत अगर है तभी आपका रक्त का थक्का जमेगा। तो इस विटामिन के अंतर्गत कौन कौन से चीजें आती हैं, तो वो सभी चीजें बोला कि विटामिन के अंतर्गत कौन कौन सा चीजें आती है। तो जरा देखिएगा, उसमें प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, थ्रोम्बिन होते हैं, फाइब्रिनोजिन होते हैं, ये तीनों होते हैं। विशेष कर ये 5 चीज होते हैं, इसमें से 5 चीज होते हैं, लेकिन वह पांचों में पांचों चीज ना दे के यहाँ पर वह 3 चीज को दे रखा है। वह 3 चीज क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों चीज आपको ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात, तो वहां पर हेपेरिन नामक दवा दिया जाता है। क्या, हेपेरिन, क्या दिया जाता है, हेपेरिन दिया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पौधों से, क्या, पौधों में गैसों का निष्कासन डैश की क्रिया के द्वारा का उपयोग होता है। क्या कहा, डैश की क्रिया, पौधों में गैसों का निष्कासन। सीधी सी बात हम लोग समझते हैं, पौधों में गैसों का निष्कासन, है ना, किसके द्वारा होता है, तो सीधी सी बात करते हैं किसके द्वारा, विसरण के माध्यम से। किसके द्वारा, यह क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा होता है। आई बात समझ में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पौधों में खाना बनाने का काम कौन करता है, पत्ती। क्यों, क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, पौधों में भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला काम कौन करता है, कौन करता है, फ्लोएम उत्तक। कौन करता है, फ्लोएम उत्तक। कौन करता है, फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक करता है। अच्छा, फ्लोएम उत्तक कैसा उत्तक है, अस्थायी उत्तक है। फ्लोएम उत्तक कैसा उत्तक है, अस्थायी उत्तक। अच्छा, फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक ये दोनों क्या होते हैं, अस्थायी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न क्या कहता है कि पौधों में गैसों का निष्कासन किस क्रिया का उपयोग करके होता है, तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। बात करते हैं अब 135वां नंबर प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। किसमें, कौन सा ऐसा एक जंतु है जिसका फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है, किसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। ये बात करते हैं, क्या झींगा में होता है, झींगा मछली होता है, पता है, झींगा मछली होता है, इचना माछ जिसको कहते हो। फिर बात करते हैं सीप में होता है क्या, सीप, सितुआ, सीप में ही, सितुआ में ही मोती होते हैं, समुद्र में मोती खोजी जाती है, वही सीप में सितुआ उसको कहते हैं। फिर कहा कछुआ और कोई नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कछुआ। क्या आंसर हो जाएगा, कछुआ होता है। जानते हो कछुआ के सांस लेने की जो दर होती है बहुत धीमी होती है, मट्टी खाता, जानते हो। कछुआ के बारे में एक कहानी कहते हैं, कहानी क्या है, एक नॉर्मल सी बात कहते हैं, जो समुद्र के अंदर जो एक काई होती है, जो कवक होता है, उसकी एक चादर होती है, चादर बिछ जाता है, और जो कि वह कवक प्रोटीन का, जिसको हमने क्या कहा, चादर, काइटिन का एक चादर, जो हरा हरा सा नालियों में परत देखते हो हरा हरा सा ना, तो वो कजली जिसको कहते हैं, वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा भंडारण है, वो प्रोटीन का बहुत बड़ा भंडारण है। और कछुआ क्या करता है, उसको खा लेता है। कछुआ का कहीं ना कहीं जीने का सबसे बड़ा, कछुआ का जानते हो उम्र सबसे ज्यादा है कितना साल, लगभग 2-2.5 साल, सॉरी 2-2.5 साल तक। सबसे अगर कोई जीता है, सबसे अधिक अगर कोई जीता है तो वो कौन जीता है, कछुआ जीता। कौन जीता है, कछुआ जीता है। ये अगले प्रश्न की ओर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। क्या आंसर हो जाएगा, कछुआ। लोग कछुआ को खाते भी हैं, विशेष परिस्थिति में कछुआ को लोग खाते भी हैं।
पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति किसके द्वारा होती है? द्विदिशीय होती है। क्या होता है? खाद्य पदार्थ एक ऊपर भी जाता है और एक नीचे भी जाता है, और खाद्य पदार्थों को ले जाने का काम कौन करता है? कौन? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। तो यहां से सही हो गया बात। चलिए बात करते हैं, वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती है। ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैव प्रक्रम। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन हो जाएगा? अभी जस्ट हमने बोला है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या पैल्वियोरिक या फुंडिक या कार्डियक क्या कहते हैं? कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को यहां जो रहता है वो कार्डियक कहते हैं। अच्छा ठीक है ना। आइए बात करते हैं 140वां नंबर का प्रश्न कहता है कि सामान्य मानव में, क्या कहा? सामान्य मानव में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? यह क्वेश्चन हमने आपको बताया है। मतलब अगर 100 ग्राम ब्लड है, अगर 100 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, ब्लड को वहां पर ml में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। वह 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? वह 15 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? वह 15 ग्राम हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ दे कि मानव मूत्र में यूरिया का मात्रा कितना होता है? कितना? 2%। 2%? जरा देख के बताइएगा आप लोग कितना होता है। जीरो 0.02 है, 0.2 है, 2.0 है, एक होता है क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट, ये आंसर ना। चलिए अब बात करते हैं अब 141वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 141वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे हम लोग। 141वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़े होते हैं? किस छिद्र के द्वारा? निगल द्वार। क्या? निगल द्वार के द्वारा। और यहीं पर न रहता निगल द्वार और कंठ द्वार। कंठ द्वार को ही निगल द्वार कहते हैं। और वहीं पर क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस। और उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। किसी भी भोज्य पदार्थों को गीला करने का काम, उसको फिसलाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस। अच्छा म्यूकस यहाँ अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? म्यूकस क्षारीय होता है। म्यूकस क्या कैसा होता है? क्षारीय होता है। अच्छा म्यूकस जो पेट में जाता है, जो HCl जो सिक्रेट करता है, खाने को तोड़ने और ममोड़ने का काम करता है। जो यहाँ पर खाना ही नहीं रहता है, खाना यहाँ रहता है, वहां क्या HCl जाता है, और HCl देख लेता अधिक मात्रा में हो जाए तो अधिक मात्रा से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस करता है। जो अम्लीय को क्षारीय बनाने का काम करता है। क्या करता है? वहां पर फिर लवण बना लेता है। वह क्या हो जाएगा? वह अर्थात यहां से मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये रहा कि म्यूकस कैसा है? तो वह क्षारीय है। म्यूकस कैसा होता है? क्षारीय होता है। और म्यूकस के वजह से ही क्या होता है? कंठ द्वार से नीचे भोजन जाता है ना। फिसलन, म्यूकस का मतलब क्या है? वहां पर फिसलनदार होता है। वहां पर क्या होता है? फिसलन होता है। चलिए बात करते हैं अब सामान्य मनुष्यों में रक्त में 100 ml में यूरिया कितनी मात्रा कितनी होती है? यूरिया की मात्रा 30। यूरिया की मात्रा 30 mg। यूरिया की मात्रा कितना? 100 अगर ml रक्त है तो उसमें यूरिया की मात्रा कितना? अगर 100 ml रक्त है तो यूरिया कितना हो जाएगा? यूरिया 30 mg। 30 mg। अगर वहीं पर जब बात करते हैं 100 ml ब्लड है, उसमें क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? कितना? 15%। कितना? 15%। अच्छा इससे रिलेटेड बात करते हैं तो सामान्य मनुष्यों में ब्लडों की मात्रा कितनी होती है? हमने पूछा सामान्य मनुष्यों में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? ब्लड की मात्रा हमने परसेंटेज में नहीं पूछा,
हमने पूछा है कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है, लीटर में बताओ। हमने मनुष्यों के बारे में बात किया है, 5 से 6 लीटर वहां कहोगे। अगर उसी में अगर कह दे कि नर में कितना होता है, मादा में कितना होता, तब उसको डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुख गुहा में पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग, ये हो गया अगला भाग, और जहां से निगलते हैं वह पिछला भाग कहलाता है। जहां से हम लोग निगलते हैं, तो किस जगह से निगलते हैं? तो ग्रासनी के पास से निगलते हैं। किससे? ग्रासनी के पास से निगलते हैं। और ग्रास नली तो आप लोग जानते हैं, जब ग्रासनी के नीचे जब जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है। ग्रासनी से जब हम लोग नीचे पीछे के द्वारा जब नीचे जाते वह क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है। आइए प्रश्न देखते हैं, मैमेलियन वर्ग के जंतुओं में हृदय की कितने वैषम होते हैं? क्या आप लोग जानते हैं? 4 होते हैं। और कॉकरोच में कितने होते हैं? 13। कॉकरोच में 13 होते। पक्षियों में, ये पूछा जाता है, आप भी मैडम जान रखिएगा, पक्षियों में कितना होता है, सरीसृपों में कितना होता है, हार्ट चैम्बर कितना होता है, ये चीज ध्यान रखना। मनुष्यों में कितना होता है? 4। और मैमेलियंस कौन हो गया? स्तनधारी प्राणी कौन हो गया? स्तनधारी प्राणी का मतलब क्या हो जाता है? स्तनधारी प्राणी का मतलब हो गया कि अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति जो करते हैं वो मैमेलियंस कहलाते हैं। और खासकर मनुष्यों में, मनुष्य क्या है? मैमेलियंस। और मैमेलियंस में सबसे बड़ी प्रजाति कौन हो जाती है? वेल। मनुष्यों की सबसे बड़ी प्रजाति क्या हो जाती है? वेल मछली। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कौन? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? Fe। Fe बोले तो लोहा। क्या? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, ध्यान रखना। तो यहां से क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां से लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। और इसका लोहा का फॉर्मूला, लोहा का संख्या सूत्र Fe। Fe का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है लोहा का? 26। कितना होता है? 26। आइए बात करते हैं अब प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? आपको बता दे, डायफ्राम मेरा यहां पर है, मतलब संकुचन और शिथिलन होता है, पता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जब श्वासोच्छ्वास जो कहते हैं, तो संकुचन और शिथिलन होता है। क्या होता है? संकुचन और शिथिलन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो प्राश्वास का मतलब क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया क्या होगी? इसका मतलब ये लगता है कि मेरा चेस्ट फूल गया, है ना? मतलब क्या हो गया? यहाँ पर संकुचन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? फैलाव होता है। यहाँ पर क्या होता है? फैलाव होता है। और संकुचन कब होगा? जब अपनी सांसों को निकाल देते हैं। जब सांसों को हम लोग निकाल देते हैं तो क्या होने लगता है? तो शिथिलन होने लगता है। या शिथिलन को यहाँ पे ना कह सकते हैं, संकुचन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यहाँ पर संकुचन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संकुचन कह सकते हैं। आई बात समझ में? और प्रसार कब होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? फैलता है। सांस लेके देखो ना, अपने आप में तुमको ऐसा दिखेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 147वें नंबर प्रश्न की ओर। तो क्या कहता है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? जीवों में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा? जब हम लोग सांस लेते हैं तब ऐसा लगता है कि हम लोग को क्या हो रही है? कि शरीरों में ऊर्जा का मात्रा बढ़ रहा है। और जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मर रहे हैं, है ना? जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमको खुद में खुद तरोताजगी का एहसास होता है, और जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं तो तरोताजगी का एहसास हमको नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ऑप्शन क्या कहला जाएगा? श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन के दौरान हमको जीवों में क्या लिखता है कि जीवों में ऐसा फील होता है कि हमको क्या मिल रहा है? एक नई ऊर्जा मिल रही है, एक नई ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है? एक नई ऊर्जा मिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 148वां नंबर, जरा देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? अगर मान के चलो, अगर कोई मनुष्य अगर सही मात्रा में हो, सही उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो, तो उसका रक्तचाप कितना होता है? तो उसका रक्तचाप 120/80। अच्छा, किसमें होता है यह? इसको किसमें नापते हैं? mmHg। किसमें नापते हैं? mmHg। किसमें मापते हैं?
mmHg। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अच्छा, इसी के अंतर्गत लब डब की आवाज आती है। यहां पर लब डब की आवाज आएगी जब मनुष्यों का शरीर में ऐसा 120/80 अगर रहे रक्तचाप, तो उसमें साउंड जो आता है वह साउंड आता है लबडब का। लेकिन जैसे ही अगर लबडब का साउंड ना आके किसी दूसरे तरह का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। आई बात समझ में? बताओ, क्लियर होगी बात? चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 120/80। तुमको कंफ्यूज करने के लिए 80/120 भी दे रखा है। तुमको कंफ्यूज करने के लिए 80/120 दे रखा है, लेकिन हर हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर ऊपर क्या रहेगा? 120 और नीचे 80, है ना? याद रखना हर हमेशा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्यों के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग को हम लोग यहाँ पर वेस्टेजियल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। वेस्टेजियल ऑर्गन के नाम से हम लोग क्या जानते हैं? अवशेषी अंग। अच्छा, किसका फोन आ रहा है? अच्छा, जरा एगो बाबू थोड़ा जाकर देख लो। आलोक खुद देखो तो क्या कह रही है। तो हम बात करते हैं क्या कहा? अवशेषी अंग से रिलेटेड बात करते हैं, उसको कहते हैं वेस्टेजियल ऑर्गन। क्या कहते हैं? वेस्टेजियल ऑर्गन। जिस प्रकार से वेस्टेजियल ऑर्गन अपेंडिक्स होता है, यहां पर कौन होता है? अपेंडिक्स। वेस्टेजियल ऑर्गन हमारे शरीर का कौन होता है? अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं। पहले के समय में हमारे शरीर में अपेंडिक्स का काम हुआ करता था। कब? जब हम लोग कच्चा मांस खाया करते थे। लेकिन अभी के समय हम लोग कच्चा मांस नहीं खाते हैं। जब हम लोग कच्चा मांस नहीं खाते हैं तो हमारे शरीरों में रखा हुआ जो अपेंडिक्स है वह किसी काम का नहीं है। वह किसी काम का नहीं है। जब वह किसी काम का नहीं है तो हमको क्यों यूज करें हम उसको? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस अपेंडिक्स को हमारे शरीर में जो रहता है वह एक प्रकार का वेस्टेजियल ऑर्गन। वह अपेंडिक्स एक प्रकार का वेस्टेजियल ऑर्गन। यही अपेंडिक्स जो मांस को खाते हैं, खासकर बात करते हैं गाय माल को या फिर शेर को, इन सभी चीजों इन सभी को, जितने भी कैट फैमिलियन के हैं उन सभी को अपेंडिक्स होता है। उनको उनमें लीवर भी होते हैं लेकिन अपेंडिक्स होते हैं। खासकर अपेंडिक्स ये होते हैं, अपेंडिक्स जो हार्डली चीजों को जो हम खाते हैं, बहुत जटिल चीजों को जो खाते हैं, उसको खाने से जो हमको जो परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? इसलिए उसको पचाने का काम कौन करता है? उसमें से अपेंडिक्स करता है। कौन करता है? अपेंडिक्स करता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अब 150वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 150वां नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहा कि चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण क्या होता है? चाइल्ड का अवशोषण किसमें होता है? तो अच्छा, ले गए थे क्या? चाय ले आए आप? चाय लेके आना चाहिए था ना, फिर मजा आ जाता। ले आइए, जाइए। आइए अब हम बात करते हैं चाइल्ड का अवशोषण। क्या कहा कि वहां पर कहा चाइल्ड का अवशोषण। देखो क्वेश्चन कह रहा है चाइल्ड का अवशोषण। जरा आप लोग समझना कि चाइल्ड का अवशोषण कहां होता है। तो चाइल्ड के बारे में बताया गया कि चाइल्ड का अवशोषण, इवन हम आपसे बात करते हैं कि चाइल्ड का अवशोषण से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये बात आ जाती है मनुष्यों के आहार नाल से संबंधित बातें आती है। किससे संबंधित बातें आती है? आहार नाल से संबंधित। तो आहार नाल से जब आहार नाल का एक सिस्टम, जब वही सिस्टम जब किसमें पहुंच जाता है? जब वह छोटी आंत में आ जाती है। जब कहां जाती है? छोटी आंत में आ जाती है। आपको पता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अच्छा, छोटी आंत को कितने भागों में बांटे हुए हैं? सॉरी, आहार नाल नहीं हम कह रहे हैं, छोटी आंत कह रहे हैं हम। हमने कहा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कितना होता है? छोटी आंत की लंबाई 11 सेंटीमीटर। 6 से 6.5। अच्छा, छोटी आंत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? छोटी आंत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। छोटी आंत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ। कौन कौन सा पार्ट है जरा देखना? जैजुनम, इलियम और लिथियम। फिर से बताओ क्या होगा? जैजुनम, डैडुनम और इलियम। जैजुनम, डैडुनम और इलियम। क्या कहोगे? जैजुनम,
डैडोनम और इलियम। तो यहां से कह रहा है कि चाइल्ड का अवशोषण किस भागों में होता है, तो इलियम वाले हिस्से में। किस वाले में हिस्से में, इलियम वाले हिस्से में किसका अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का अवशोषण होता है। किसमें, इलियम वाले हिस्से में, इलियम वाले हिस्से में। अच्छा यह किसका पार्ट है, यह छोटी आंत का पार्ट है। किसका, छोटी आंत का पार्ट है। छोटी आंत में कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। अच्छा 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, जैजुनम, डैडुनम और इलियम होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहा, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली जो पोषण की जो विधि होती है, वह विधि कैसी विधि कहलाती है, तो वह विधि कैसी कहलाती है, प्राणी संपोषण विधि कहलाती है। कैसी, प्राणी संपोषण विधि। तो आप बता सकते हैं प्राणी संपोषण विधि कैसी विधि होती है, बताइए प्राणी संपोषण विधि कैसी विधि होती है, प्राणी संपोषण विधि कैसी विधि होती है। क्या बात कर रहे हो, आपने क्या कहा, आप लोग जरा देख लीजिएगा, है ना। तो वो प्राणी सम, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राणी संपोषण। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुष्यों में ट्रैकिया की लंबाई, अभी जस्ट बताएं, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो मनुष्यों में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। यहां पर ट्रैकिया ना देके क्या कह देगा, आहार नाल का, आहार नाल दे देगा तो क्या करोगे, 8 से, मतलब यही कह सकते हो, इसी के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 153वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग अवशेष से संबंधित नहीं है। श्वसन अंग, अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित, किससे, तो श्वसन अंग से संबंधित नहीं है। किससे, श्वसन अंग से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा चीज है जो श्वसन अंग से संबंधित नहीं है, तो ऐसा बात करते हैं जो श्वसन की क्रियाओं के दौरान जिसका संपर्क होता है, जिसका संपर्क किसके क्रियाओं के दौरान, श्वसन अंगों के दरमियान होता है। आइए बात करते हैं अब क्या कहा, तो क्या वह फेफड़ा, फेफड़ा किसका भाग है, श्वसन अंग तंत्रों से संबंधित कौन है, फेफड़ा है। फिर उसी के बारे में बात करते हैं, ट्रैकिया कौन है, ट्रैकिया, ट्रैकिया भी उसी का पार्ट है। फिर बात करते हैं गिल्स, गिल्स भी उसी का पार्ट है। लेकिन यकृत के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत में ऐसा देखा गया कि यकृत किसका भाग नहीं है, तो श्वसन अंग का भाग यकृत नहीं है। यकृत श्वसन अंग का भाग नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, किसका भाग नहीं है, श्वसन तंत्र का भाग यकृत नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। 154 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखना। 154 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, तो बता मानव धमनियां क्या बनाती है, धमनिकाएं बनाती, धमनियां क्या बनाती है, धमनिकाएं, क्या बनाती है, धमनिकाएं बनाती है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, धमनिकाएं। धमनियां क्या विभक्त होकर बनाती है, फिर से जरा बोलेंगे, धमनियाएं, धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, धमनिकाएं, क्या बनाती है, धमनिकाएं। चलिए अब आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 155वां नंबर प्रश्न कहता है मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं। निलय के संकुचन, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक अभी पढ़ाए थे, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। तो इसमें क्या कहता है, तो संकुचन, संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। आई बात समझ में, मतलब ये होता है कि हृदय कितना बार पंपिंग करता है, लेगा ज्यादा छोड़ेगा कम, लेगा ज्यादा छोड़ेगा कम। समझ में आ रहा है, संकुचन यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर हो जाएगा सिस्टोलिक। क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक। तो संकुचित मतलब संकुचन होता है ना, मतलब कि शक करना, शक ज्यादा अमाउंट में करेगा और क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स कर देगा। तो रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट में करता है, कॉन्ट्रैक्ट अधिक अमाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, अधिक अमाउंट में, मतलब 120, और रिलैक्स करेगा कम अमाउंट में, तो 120/80। तो क्या कहते हैं, सिस्टोलिक बट्टे डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक बट्टे
डायसिस्टोलिक। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो संकुचन के बारे में क्या क्या कहा, संकुचन। तो संकुचन में क्या होता है, संकुचन में क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक या सिस्टोल, क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक या सिस्टोल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं 156वां नंबर प्रश्नों की ओर। तो 156वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। 156वां नंबर प्रश्न कहा कि कोशिकाओं क्या कहा, कोशिकाओं से घिरे वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत करीब कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, आप लोग जानते हैं कितना प्रतिशत, सबको जान रहे हैं 21%। सभी वायुमंडल में कितना, 21। तो वही नहीं चीज लेते हम लोग, तो उसी चीजों में कितना प्रतिशत हमको समझ में आता है, वहां पर क्या होता है 21%। कितना होता है वह 21%। क्या आंसर हो जाएगा, वह 21% हो जाएगा। आइए बात करते हैं डेंटाइन के ऊपर। दांतों की सुरक्षा पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, आप लोग खुद जानते हैं क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। तो दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दांतों के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। दांतों के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। जरा रख दीजिए उसको, रखिए अब आप। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। अब जस्ट अभी हमने आपको बताया था कनेल के फूल के बारे में, क्या होता है, दूधिया कलर जो कनेल का फूल होता है उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, लैक्टस। अभी जस्ट हमने बोला था ना कि कनेल का जो पौधा होता है, जो उसमें जो दूधिया कलर का जो तरल गाढ़ा पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टस कहते हैं। यह बात अभी जस्ट फर्स्ट में हमने बताया था, है ना। बात करते हैं 100 इस नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उत्तक कोशिकाओं के बीच क्या कहा, उत्तक कोशिकाओं के बीच जो अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। क्या उत्तक सहित WBC जो होता है। अच्छा यहां से आपसे हम पूछे कि WBC के बारे में बात करता है, तो WBC के अंतर्गत बताइए WBC का साइंटिफिक क्या नाम है, WBC का साइंटिफिक क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। RBC का क्या नाम है, क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तो प्रश्न कहा कि उत्तक कोशिकाओं के बीच, कौन सी कोशिका, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। लिम्फोसाइट्स होता ही है, जिसको लिम्फ कहते हैं, लसिका होती है और उत्तक द्रव तो कहते ही हैं। नहीं, लिक्विड ब्लड कैसा भैया, तो ब्लड के अंतर्गत ही ना WBC पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं ब्लड कैसा है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात तरल संयोजी उत्तक। तो देख लो उत्तक तरल 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 संयुक्त उत्तक का मतलब तरल द्रव उत्तक दिख रहा है। फिर देखो लसिका टाइप का दिखा, और लिम्फो भी तो है, ये लिम्फोसाइट्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी होते हैं WBC में। जब WBC को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें 5-6 प्रकार के आते हैं, उसके अंतर्गत लिम्फोसाइट अर्थात वहां पर लिम्फ भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी, वह क्या से सभी हो जाएगा, लिम्फ होगा, लसिका होगा और उत्तक द्रव होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 160वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 160वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु, युग्लिना में, अब देखो बात कर रहा है युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया भूमिका होती है, वह कौन सी क्रिया, युग्लिना में भी कौन सी क्रियाएं होती है। तो युग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा में कैसा होता है, अमीबा युग्लिना सब एक कैटेगरी का है। जब अमीबा में वैसा होता है तो युग्लिना में कैसा होगा, विसरण के माध्यम से नहीं होगा, विसरण जो अमीबा में होगा वही तो युग्लिना में भी होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विसरण के माध्यम से। कैसे, विसरण के माध्यम से होगा। अब कहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या कहा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, पायरुटवे में इथेनॉल एवं CO2 से बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी जस्ट आपने इस तरह का, जहां पर
कभी भी किसी भी चीज को जब सराया गलाया जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही करवाया जाता है, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किंग-1। क्या? किंग-1। कैसी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किंग-1 हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। 162वां नंबर प्रश्न, 162वां नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का तरल भाग, क्या कहा? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में करीब कितना प्रतिशत? अरे जस्ट हमने बताया था कि रक्त को जब हम बांटते हैं, रक्त को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो बराबर भागों में एक तरल पदार्थ होता है और एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक सॉलिड। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? तो यहां पर एक लिक्विड के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? तरल भाग। किसके बारे में? तरल भाग। तो तरल भाग कितना होगा? तो तरल भाग कितना होता है? 55 और 45 में बांटे थे। किसमें? 55 और 45 में। तो 55% किसका? तो 55% तरल पदार्थ। और सॉलिड कितना, मतलब ठोस पदार्थ कितना होता है? तो ठोस पदार्थ 45% और तरल पदार्थ कितना? 55%। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। 163वां नंबर प्रश्न कहा कि हीमोग्लोबिन में, क्या कहा? हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु के ऑक्सीजन के साथ संयोग से होती है? जरा आप लोग शांति बना के रखेंगे और यहां पर जरा देखेंगे। क्या कहा? हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता, क्या कहा? हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ, कितने अणु ऑक्सीजन के साथ होता है? तो यहां पर से ये याद रखेंगे डायरेक्ट वे में कि 4। किसने? ऑक्सीजन के कितने अणु? ऑक्सीजन के 4 अणु और हीमोग्लोबिन के एक अणु जब मिलते हैं तब हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कितने? तो यह 4 होते हैं, है ना। चलिए जरा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जरा एक बार देख लेना है। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? 164वां नंबर प्रश्न कहता है, जरा देखेंगे 164वां नंबर प्रश्न। 164वां नंबर प्रश्न कहा कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत, क्या कहा? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाए जाने वाली नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। और सिक्कम किसका पार्ट है? तो सिक्कम बड़ी आंत का पार्ट है। किसका? सिक्कम बड़ी आंत का पार्ट है। सिक्कम किसका? सिक्कम बड़ी आंत का। सिर्फ नाम का ही है बड़ी, बाकी उसका काम छोटा है। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट। बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट? सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। फिर से बताइएगा, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। तो इसमें क्या आंसर कहा कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर, भाई जोड़ पर मतलब क्या कि बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा होता है, बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा, वह पहला हिस्सा क्या होगा? सिक्कम होगा। वह पहला हिस्सा क्या होगा? सिक्कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं 165वां नंबर प्रश्नों की ओर। और क्या कहता है? फफूस चाप। क्या? फफूस चाप से निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या कितनी होती है? तो कपाटों की संख्या 3 होती है। अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या 3 होती है। श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? किसमें संरक्षित रहती है? तो किसमें? एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बार बार आपसे हम दोहरा रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा। और ऊर्जा घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। तो यह क्वेश्चन हो सकता है बार बार पूछ दे। एटीपी का पूरा नाम भी पूछता है। एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए देखते हैं क्या कहता है। 167वां नंबर प्रश्न कहता है कि विक के बाहर से, क्या कहा? विक बाहर से संयोजी उत्तक। विक जो है बाहर से संयोजी उत्तक, विक बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं?
संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशीय रेखी जो होती है उसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। 168वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित कार्बोहाइड्रेट्स में होता है? किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। क्या चीज कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हो जाता है? तो क्वेश्चन का पादप पत्ती कोशिकाओं में, पादप के जो पत्ती वाली जो कोशिकाएं होती है, पादप के जो पत्ती वाली कोशिकाएं होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। क्योंकि पत्तियां का काम क्या होता है? वह ऑक्सीजन के रूप में किसको लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। किसको लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। और वही चीज को क्या करती है? वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट कर लेती है। वह किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो वह चीज क्या होता है? क्या एपिडर्मिस होता है, क्या जाइलम होता है, क्या फ्लोएम होता है, या पैलिसेड? क्या आंसर हो जाएगा? पैलिसेड। क्या हो जाएगा? वह पैलिसेड। और जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? अस्थायी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी उत्तक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं 169। तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 170वां नंबर प्रश्न कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों के ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पोषण। आइए टिड्ढा एवं तेलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? तो श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा श्वसन होता है? ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा श्वसन होता है? यह क्वेश्चन सब आसान नहीं लग रहा है आपको? बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्नों की ओर। तो 172 नंबर क्या कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है? कौन सा भाग सीधे शरीर के बाहर खुलता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? मूत्र मार्ग। क्या आंसर हो जाएगा? मूत्र मार्ग। क्या आंसर हो जाएगा? मूत्र मार्ग हो जाएगा। ठीक है आंसर। आइए बात करते हैं अब 173वां नंबर प्रश्न। 173वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है। क्या कहा? कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण। क्या कहा? कोशिकीय श्वसन। तो कोशिका श्वसन करता है कि नहीं करता है? कोशिका श्वसन करता है। कोशिका श्वसन करता है। तो कोशिका जब श्वसन करता है तो उसका क्या हो रहा है? अवायवीय चरण। क्या होता है? अवायवीय चरण। क्या होता है? अच्छा यहां पर से एक वायवीय होता है और एक अवायवीय। तो कोशिका के द्वारा क्या होता है? अवायवीय। तो यहां पर कहा कि कोशिका श्वसन का अवायवीय चरण पूरा कहां होता है? तो किसमें होता है? तो गोल्जी का होता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है कि साइटोप्लाज्म होता है कि कोशिका झिल्ली होता है? तो किसमें आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या आंसर हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आंसर? साइटोप्लाज्म हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब चलते हैं 174वां नंबर प्रश्नों की ओर। अब देखते हैं 174वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। निम्नांकित में कौन सीधे वायु कोष एवं एल्वोलाई में खुलती है? रे बाउन जल्दी बताओ। एल्वोलाई और कहां? वायु प्रकोष्ठ में या वायु कोष में खुलती। कौन खुलती है? वायु कोष या एल्वोलाई में कौन खुलती है? तो वायु कोष्टिका वाहिनी। क्या? वायु कोष्टिका वाहिनी, जिसको एल्वोलाई में, है ना। अभी हमने जस्ट कहा था कि श्वसन तंत्र की जो इकाई श्वसन तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? एल्वोलाई। और वो कहां जाके खुलती है? कहां जाके? फेफड़ा के पास खुलती, फेफड़ों में जाके। वह किस रूप में? वायु कोष्ठकीय वाहिनियों के रूप में खुलती है। ठीक है। अब इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? आमाशय का दो, जठर ग्रंथि एक ही हुआ जी। आमाशय का दो या जठर ग्रंथि का दो एक ही चीज हुआ। तो इसमें क्या कहा आंसर? तो क्या भाग नहीं है? जरा बता सकते हैं? अरे म्यूकस। अभी जस्ट हमने बताया म्यूकस। म्यूकस है कि नहीं है? म्यूकस है। म्यूकस है। फिर देखो जैमोजियम। क्या कहा? जैमोजियम कोशिका। यह भी पाचन करने में काम देता, सहायता करता है। जैमोजियम कोशिका क्या करता है? पाचन करने में काम देता। फिर कहता है मूल पित्त वाहिनी। यह देखो पित्त पित्ताशय रहता है क्या यहाँ पर? अभी यहाँ पे पित्ताशय काम करेगा नहीं।
वहां पर पित्ताशय काम नहीं करता, पित्त रस वहां पर फिलहाल काम नहीं कर, पित्ताशय। तो यह काम मूल पित्त वाहिनी, यही जो चीज होता है जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, वह पैनक्रियाज के पास रहता है ना, वह पैनक्रियाज के पास रहता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 176वां नंबर प्रश्न। तो ये क्या कहता है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। जरा देखिएगा क्या क्वेश्चन कहा, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन कहलाता है, जरा देखिएगा, हेपेरिन कहलाएगा। हेपेरिन होगा यहाँ पर, नहीं हेपेरिन नहीं, आर्टिफिशियल। हेपेरिन का मतलब क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरली ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है हेपेरिन। फाइब्रिनोजिन भी उसी चीजों का पार्ट है, विटामिन के का ही पार्ट होता है। फिर बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन भी उसी का पार्ट है। लेकिन जब बात करते हैं हीमोग्लोबिन का, जब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ, जब भी रक्त में, अर्थात रक्त एक प्रकार का हीमोग्लोबिन का बना, रक्त में लाल कलर जो होता है वह किसके लिए जिम्मेदार होता है, हीमोग्लोबिन के लिए। लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, अर्थात जब शुद्ध ब्लड बहता है शरीर में, तो उसको क्या कहते हैं, हीमोऑक्सी। क्या कहते हैं, हीमोऑक्सी, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हैं उसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का भाग कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए बात करते हैं 177वां नंबर प्रश्न, कि मनुष्यों में वाह्य नासिका, मनुष्यों में वाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे खुलता है, उसको क्या कहते हैं, तो नासिका वैसम। उसको क्या कहते हैं, नासिका वैसम। और मेरा नासिका वैसम क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, मेरा नासिका वैसम बेड़ा बढ़ा हुआ। जब ये बढ़ जाता है तो उसको साइनस हो जाता है, नाक का मांस बढ़ जाता है, वही चीज मेरा हुआ है। और लास्टली उसको क्या करते हैं, फिर ऑपरेशन करके उसको सुधारते हैं। हाँ, ऑपरेशन करके सुधारा जाता है। क्या बोल रहे हो, यहाँ से बढ़ा हुआ है, नाक टेढ़ा हो जाना। लेकिन हर थोड़ा बहुत मेरा ठीक ठाक हो रहा है। जब हम इसका उपयोग देखता होगा कि जनरली लोग छींके आती है उसको, देखता होगा ज्यादा क्या कह सकते हैं, एलर्जेटिक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी धूल लगा उसको छिक स्टार्ट हो जाना। इस तरह से जितने भी सारी चीजें होती हैं वो नासिका छिद्रों के अंतर्गत होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नासिका वैसम। क्या हो जाएगा, नासिका वैसम। श्वसन वर्णक पाया जाता है, भैया श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो श्वसन वर्णक बात कर सकते हैं, श्वसन वर्णक का किसमें पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा के बारे में तो अभी हमने नहीं बात किया। लेकिन लाल रक्त कोशिका, जिसको क्या कहते हैं, आरबीसी, श्वसन वर्णक उसमें पाया जाता है। आरबीसी में श्वसन वर्णक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी। इसमें नहीं पाया जाता है, वायु कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आइए बात करते हैं अब 179 नंबर प्रश्नों की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, कौन श्वसन क्रिया के उपरांत, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो क्या होता है, बता सकते हो, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो क्या होता है, श्वसन करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, सीधे सी बात बताओ। श्वसन करने के बाद हम लोग श्वसन को छोड़ते भी हैं, श्वसन निकालते हैं अपने अंदर से। जब हम श्वसन निकालते हैं तो देख लो क्या क्या चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। साथ ही साथ जब हम श्वसन लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, होती है। और अंदर ही अंदर हमको क्या, यहां से H2O का भी निर्माण हो जाता है। आइए बात करते हैं 180वां नंबर प्रश्न। 180वां नंबर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 H2O एवं ऊर्जा। क्या हो जाएगा, CO2 H2O एवं ऊर्जा। 180 नंबर का प्रश्न कहता है रक्त प्लाज्मा में, क्या कहा, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो भैया किसकी अधिक होती है, सीधी सी बात है, जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आज 180 नंबर तक ही क्वेश्चन को आज रखते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न आगे लेके चलेंगे हम लोग किसी अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।